मैं निश्चित रूप से बिल्कुल बीज रूप में ही अपनी बात कहूँगा और उसे कहने की मुझे इसलिए आवश्यकता है कि प्रिय डॉक्टर राजीव ने मुझे नहीं मालूम था कि किस कार्यक्रम के लिए इन्होंने पूछा कि कुछ विषय चाहिए और मैंने इन्हें कुछ भारत बोध, राष्ट्रबोध जैसे शब्द सुझा दिए। क्यों सुझा दिए? बड़ा साफ अभी विषय हो भी गया है, फिर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ माननीय शुक्ल जी कि यह राष्ट्रबोध या भारत बोध, असल में मैंने पहला शब्द भारत बोध इस्तेमाल किया था, इन्हें लगा कि शायद थोड़ा सा राष्ट्र कहने से और स्पष्ट हो जाएगा, तो राष्ट्रबोध उसे कर लिया। मित्रों, 2017 में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय शिक्षण मंडल BSM का आयोजित हुआ था और उसमें भारत बोध की अवधारणा की व्याख्या की गई थी और भारत बोध की इस अवधारणा को एक प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दर्शन से ग्रहण किया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में यूं तो शब्द है भारत बोध, भारत के बारे में जानना, भारत को जानना, भारत का ज्ञान, जैसा अभी आदरणीय होमनिधि जी ने कहा कि भारत का ज्ञान और भारत को महसूस करना, अपने यानी एक बोध के स्तर पर उसे अनुभव करना, जिसके एक मूल में हम सांस्कृतिक दृष्टि से ये कहते रहे हैं कि साहब यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम वो संस्कृति की बात करते हैं। हमारे पास भाषा की दृष्टि से भी हम कहते हैं कि साहब अभिव्यक्ति परक संस्कृति की भाषा अर्थात साहित्य इत्यादि की भाषा की दृष्टि से हम आज बहुत मजबूत हैं, लेकिन हिंदी जैसी भाषा के साथ या भारतीय भाषाओं के साथ कुछ इस तरह की, जिसे कहें कि एक हीनता बोध जो है इनके साथ जोड़ दिया गया कि ये अभी प्रगति परक संस्कृति की भाषाएं नहीं हैं, यानी इनमें विज्ञान और तकनीक के विषयों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। ये बात 50 साल पहले शायद तभी पक्का नहीं, सच हो सकती थी, लेकिन आज ये बात सच नहीं है। आज हम अपने सांस्कृतिक वैभव, अपने भाषिक और साहित्यिक वैभव के साथ वैज्ञानिक वैभव को भी पूरी तरह अपनी भाषाओं में व्यक्त करने में समर्थ हैं। और यह चीज़ जो है, अब मैं सीधे संक्षेप करके इस बात पर आता हूँ कि भारत शिक्षण मंडल ने भारत बोध का विधिवत एक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया और उसके 5 स्तंभ निर्धारित किए। हम जब कह रहे हैं कि हम राष्ट्रबोध, भाषा, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में इस विषय पर विचार करें, तो वस्तुतः इन 5 स्तंभों पर हमें ध्यान देना होगा। पहला स्तंभ हमारा इतिहास है, जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं प्रचलित हैं। उन्हें शोधने की ज़रूरत है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। यह जो ज्ञान के क्षेत्र में, बोध के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां रहीं, उन्हें रेखांकित करने की दृष्टि से हम इस विषय को चुन रहे थे। या फिर दूसरा, जिसमें हम संस्कृति यानी भारतीय कला, साहित्य और दर्शन का स्तंभ ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसी के साथ जुड़ी हुई है वह है हमारी मूल्य चेतना,
मूल्य, भारतीय सभ्यता के मूलभूत जीवन मूल्य जैसे अहिंसा, सहिष्णुता, करुणा इत्यादि। और चौथा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण आज के समय में जो स्तंभ है भारत बोध का, वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का योगदान उसे रेखांकित करें और देखें कि जो एक लंबा कालखंड इस प्रकार का इस देश में गया जिसमें नवाचार कुंठित हो गया था, वह पुनः अब जगे और इस देश की जो वैज्ञानिक मेधा है, जो मनीषा है, वह अपने पूरे तेज और ओज के साथ साहित्य, संस्कृति और कला ही नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। हम यह देख रहे हैं आज के हमारी आने वाली पीढ़ी को इस भारत बोध को संपूर्णता में संप्रेषित किया जाना चाहिए। और पांचवा जो स्तंभ है जिसके साथ मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, वह है आपके पास सब कुछ है लेकिन आप लिए बैठे हैं अपने आप में नहीं। यह ज़माना लोगों तक पहुंचने का है और उसके लिए पांचवा स्तंभ उन्होंने तय किया, वैश्विक आउटरीच, ग्लोबल आउटरीच। लोकल को ग्लोबल तक ले जाना है और ग्लोबल को लोकल तक लाना है। तो यह वैश्विक आउटरीच जिसमें विश्व में भारत की भूमिका तथा अन्य संस्कृतियों के साथ इसके संबंध, इन पांचों आयामों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो मेरे लिए वह भारत बोध या राष्ट्र बोध बनता है। और निश्चय ही इस मंच ने आज इस विषय पर चर्चा या कि एक विशेष व्याख्यान परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी का आयोजित करके स्तुत्य और अभिनंदनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं संस्था के सभी मित्रों के प्रति कृतज्ञ हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।